गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी लास्ट क्लास है ES 10 की। हमारा ES 10 यहाँ खत्म हो जाएगा आज कंसेप्चुअली। इसके लास्ट कंसेप्ट हमारे पास बचा है डेप्रिसिएशन का। कुछ एक दो साथ एडिशनल पॉइंट्स भी होंगे। वो करने के बाद हम इसके बाद आपको मैंने नोट्स दिए हुए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशन साथ में हैं, वो सॉल्व ही दिए हैं आप लोगों को। वो आप लोगों को पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं एक बार और अच्छे से समझने हैं। उनके कोई डाउट्स होंगे वो हम डाउट क्लास में लेंगे। इस ES के कोई डाउट्स होंगे तो डाउट क्लास में लेंगे। फर्दर मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दूंगा जो हम आगे की क्लास में अपनी कवर करेंगे। जो डाउट क्लास होगी उसमें कवर कर देंगे और लाइव क्लास में अपना कवर कर देंगे। कंसेप्चुअली आज इस ES को हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। चलो लास्ट टॉपिक है हमारा, चलते हैं जरा इस पर। डेप्रिसिएशन। बच्चे डेप्रिसिएशन में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है जी कंपोनेंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इसके बारे में नोट कर ले, मैं आप लोगों को फिर समझाता हूं जरा। ये कहता है ईच पार्ट ऑफ आइटम ऑफ property plant equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of an item should be depreciated separately in different depreciation method or depreciation rate will apply to such component। क्या कहता है बच्चे? कंपोनेंट मेथड कहता है ईच पार्ट ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट विद ए कॉस्ट दैट इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली इफ डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड और डेप्रिसिएशन रेट विल अप्लाई टू सच कंपोनेंट। क्या कहता है जी? पहले नहीं होता था बच्चे, न्यू कांसेप्ट है हमारे ES 10 नए वर्जन में ही इंक्लूड है। इस पर स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं था। ये आप लोगों ने फाउंडेशन में भी पढ़ा है डेप्रिसिएशन के टॉपिक में। ये भी नया ES 10 आने के बाद ही इंक्लूड किया गया था। उसमें ये कहता है जी अगर आपको लगता है कोई ऐसी एसेट जिसका कोई कंपोनेंट है उसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, मींस मेन टोटल एसेट की कॉस्ट में मेजर पार्ट उसकी कॉस्ट का है, उस स्पेसिफिक कंपोनेंट का, और उसका डेप्रिसिएशन मेथड सेपरेट है या फिर उसका डेप्रिसिएशन रेट सेपरेट है, तो आप उसे सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे एसेट से। फॉर एग्जांपल AC और स्टेबलाइजर। आप AC लेते हैं, साथ में स्टेबलाइजर लेते ही लेते हैं, उसके बिना AC नहीं चलाते। और आप स्टेबलाइजर को AC की कॉस्ट के बीच में ही उसका कंपोनेंट मान के ही आप उसे डेप्रिशिएट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आपका AC जो है उसकी लाइफ एक लिमिटेड है। कमर्शियल यूज करते हैं तो 5-7 साल, रेजिडेंशियल यूज करते हैं तो 10 से 15 साल। और जो स्टेबलाइजर है उसकी जो एज है या उसकी लाइफ है वो 25, 30, 50 साल अनलिमिटेड लाइफ है। वो जब तक डेड नहीं होता वो काम करता रहता है। आप लोग देखेंगे कई जगह AC नहीं होते, स्टेबलाइजर बहुत पुराने लगे होते हैं क्योंकि ये खराब नहीं होते नॉर्मली। दूसरा, AC का बेनिफिट स्टार्टिंग पे तो बहुत बढ़िया अच्छा मिलता है, धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी, उसका बेनिफिट रिड्यूस होता जाता है, उसकी कूलिंग कम होती जाती है, जबकि स्टेबलाइजर का ऐसा नहीं होता।
स्टेबलाइजर का बेनिफिट आपको इक्वली मिलेगा। स्टेबलाइजर ने पावर रेगुलेट करनी है तो वो पावर ही रेगुलेट करेगा, उसका कभी ऐसा नहीं होता कि वो भी आपको 150 तक की मिनिमम पावर पर अगर आपको रेगुलेट करके दे रहा है या 250 तक की अपर पावर पे 300 तक की अपर पावर पर रेगुलेट करके दे रहा है, तो आने वाले समय में वो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी कि वो 150 या 200 से नीचे नहीं काम करेगा या 250 से ऊपर नहीं काम करेगा, ऐसा नहीं होता। स्टेबलाइजर पावर रेगुलेट कर रहा है, पावर रेगुलेट ही करेगा आप लोगों की। तो इसका मतलब क्या है जी, एसी पर WDV लगना चाहिए क्योंकि उसका बेनिफिट स्टार्टिंग में कम धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, जबकि स्टेबलाइजर पे स्टेट रेंज लगना चाहिए क्योंकि उसका बेनिफिट इक्वली ईच ऑफ द ईयर मिलता है। सेकंड, आप अगर एसी को डेप्रिशिएट करेंगे, उसकी लाइफ अलग है और स्टेबलाइजर की लाइफ अलग है, दोनों की लाइफ में डिफरेंस है, तो दोनों का डेप्रिसिएशन रेट भी डिफरेंट होना चाहिए और दोनों का डेप्रिसिएशन मेथड भी डिफरेंट होना चाहिए और दोनों की कॉस्ट भी आप सेपरेटली मेजर कर सकते हैं, दोनों का बिल तो सेपरेट ही कटता है, तो इसीलिए आप इन्हें सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे। सेम हमारा यहाँ पर आता है जी, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। वो एग्जांपल आता है एयर फ्रेम और उसके इंजन का। एयरक्राफ्ट देखते हैं आप, एरोप्लेन देखते हैं, उसका फ्रेम है, फ्रेम की कैपेसिटी है वेट हैंडल करना, कि जितने पैसेंजर हैं उनका वेट, इंजन का वेट, ये सब वेट अगर फ्रेम हैंडल करता है, ये मशीनरी जो भी चल रही है उन सबका वेट, तो अगर आपका फ्रेम स्ट्रोंग है तो आपका फ्रेम 20 साल 30 साल 50 साल बाद भी सेम वेट हैंडल करेगा। नॉर्मली उसकी जो वेयर एंड टेयर आप लोगों को करनी ही है, कोई छोटा मोटा पार्ट कहीं खराब हो गया, टूट गया, तो वो है नहीं, तो फ्रेम में तो कुछ खराब नहीं होने वाला, टोटली लोहे की बॉडी है और कुछ नहीं है, नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसकी चलेगी। लेकिन इंजन की एक लाइफ है बच्चे, 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल, उसके बाद आपको वो इंजन चेंज करवाना पड़ेगा या फिर उस इंजन को रिप्लेस करवाना पड़ेगा या उसमें कुछ मेजर रिपेयर करवानी पड़ेगी। लेकिन धीरे, अब एक चीज और, इंजन की धीरे धीरे स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया बेनिफिट होगा, एफिशिएंसी अच्छी आएगी, फ्यूल एफिशिएंट होगा, धीरे धीरे उसका मशीनरी है तो बेनिफिट रिड्यूस होता रहेगा जी, फ्यूल एफिशिएंसी उसकी कम होती जाएगी, ज़्यादा फ्यूल वो लेना शुरू कर देगा, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगा, पोल्यूशन ज़्यादा करेगा। और जबकि फ्रेम में अगर 100% की सीटिंग है तो 100 की ही सीटिंग रहेगी, 200 की है तो 200 की ही रहेगी, वो सेम कैपेसिटी में चलेगा। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पर एयर फ्रेम और इंजन जो एयरक्राफ्ट के होंगे इनको भी सेपरेटली डेप्रिशिएट करना चाहिए, फ्रेम को SLM पे लगाना चाहिए, इंजन को WDV पे लगाना चाहिए, दोनों की कॉस्ट सिग्निफिकेंट है। अगर आप उनकी कॉस्ट सेपरेटली मेजर कर सकते हैं, अगर जो कंपनी से आप खरीद रहे हैं वो आपको सेपरेटली आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर कॉस्ट का देती है कि आप टोटल एयर फ्रेम या एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को सेपरेटली मेजर करें तो इतनी दोनों की कॉस्ट बनती है जो एलोकेट इनकी फेयर वैल्यू पे एलोकेट कर सके किसी भी तरह, तो आप इन्हें सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन मेथड भी सेपरेट है और रेट भी सेपरेट है क्योंकि दोनों की लाइफ सेपरेट है और बेनिफिट भी एक का रिड्यूसिंग है, एक का इक्वली है। चलो एग्जांपल लिखिए बच्चे इसमें, एसी एंड स्टेबलाइजर कॉमा इंजन एंड एयर फ्रेम, मतलब बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट। अगर आप किसी एसेट की कंपोनेंट की कॉस्ट अलग अलग नहीं मेजर कर सकते तो आप उसे सेपरेटली डेप्रिशिएट नहीं करेंगे जी। और दूसरा, अगर कॉस्ट मेजर कर सकते हैं लेकिन दोनों की लाइफ सेम है और डेप्रिशिएशन मेथड भी सेम है, फिर तो अलग अलग करने का ही कोई फायदा नहीं है क्योंकि दोनों पे सेम डेप्रिसिएशन रेट लगना है, सेम मेथड लगना है, तो आप उन्हें भी अलग अलग नहीं करेंगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट, कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कहता है जी डेप्रिसिएशन कब से लगना स्टार्ट होगा जी, सीधी सीधी बात, जब तक एसेट की कॉस्ट का काम चलता रहेगा डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। हमने कहा था जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं होती तो, जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं होती तो उसकी कॉस्ट में जो भी एक्सपेंस होगा वो ऐड होता रहेगा, लेकिन रेडी टू यूज होगी उसके बाद कुछ भी उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा तो उसके बाद से डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, व्हेन एसेट इज रेडी टू यूज, एक बार रेडी यूज होगी, आप उसे यूज में जाए ना जाए डेप्रिसिएशन लगेगी क्योंकि डेप्रिसिएशन टाइम और यूज की बेसिस पे लगता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो आप डेप्रिशिएट कर सकते हैं।
टाइम आप उसका एसेट का टाइम तो दे रहे हैं, यूज चाहे नहीं कर रहे, तब भी आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सीजेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगना बंद कब होगा जी? फर्स्ट केस, इफ रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू मतलब जो आप उसकी डेप्रिसिएशन निकालते हो, एस्टिमेट करते हैं, मोर देन इक्वल टू कैरिंग अमाउंट या WDV आप बोलें। कहता है जी रेजिडुअल वैल्यू मींस अगर आज बेच दें तो इतना तो मिल ही जाएगा। रेजिडुअल वैल्यू मतलब क्या होता है कि जब आप एसेट को, सॉरी आज बेच देनी, जब आप एसेट, रेजिडुअल वैल्यू होता है कि आपको लगता है कि एसेट जब हमारे यूज की नहीं रहेगी तो वो इतने की तो बिक ही जाएगी। आपको पता है आपने एक एसेट 100 रुपए की खरीदी थी और जब आपकी यूज की नहीं रहेगी स्क्रैप में भी 10 रुपए की तो बिक जाएगी, और आज बुक्स में डेप्रिशिएट कर करके उसका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ही 10 रुपए आ चुका है। तो बच्चे इसे आप फर्दर डेप्रिशिएट नहीं करोगे, फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुकी है। डेप्रिशिएबल अमाउंट ही क्या होता है जी? टोटल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो दैट मींस कॉस्ट अगर 100 रुपए है, रेजिडुअल वैल्यू 10 रुपए है, तो 90 रुपए डेप्रिशिएबल अमाउंट था। और जो एसेट 100 रुपए की आज बुक्स में 10 रुपए में, दैट मींस 90 रुपए ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है, तो आप और इससे ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। रेजिडुअल वैल्यू से डाउन आप किसी भी एसेट की कैरिंग अमाउंट या बुक्स वैल्यू को नहीं लेकर जाएंगे। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है कि इफ एसेट इज retired from active use and held for disposal। कहता है जी अगर आपने एसेट को एक्टिव यूज से रिटायर कर दिया और डिस्पोजल के लिए रख दिया, बच्चे ध्यान रखना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप उसे यूज में भी नहीं ले रहे और डिस्पोजल मतलब बेचने के लिए भी रख दिया। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है आपके पास, आप उसे यूज में नहीं ले रहे लेकिन आपने रखी हुई है अपने घर पे सजाकर या फैक्ट्री में सजाकर। क्यों? क्योंकि आपके पूर्वजों की गाड़ी है, निशानी है। बहुत सी कंपनी जो मैंने देखा है पुरानी गाड़ियां अंग्रेजों के समय की पड़ी हैं, उनके पूर्वजों ने खरीदी होंगी, तो उसे एज अ शोकेस रख देते हैं, उस पर एनुअली एक्सपेंस भी करते हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए, उस पर पेंट करवाएंगे अच्छे से और उसे थोड़ा बहुत चलाते हैं फैक्ट्री के अंदर या बाहर चलाते हैं, सिर्फ शो के लिए, ज़्यादा नहीं उसे चलाते। अदरवाइज कई लोग चलाते नहीं है तो शोपीस में सजा कर रखी है। कहते हैं कि ऐसी कोई भी एसेट जो आप यूज में नहीं ले रहे, आप यूज में नहीं कर रहे लेकिन आपने बेचने के लिए भी नहीं रखी, तो आप उसे डेप्रिशिएट करते रहेंगे। मतलब डेप्रिसिएशन लगना कब बंद होगा? जब यूज भी नहीं कर रहे और बेचने के लिए भी रख दिया। आपने गाड़ी यूज में नहीं ले रहे लेकिन शोपीस में सजा कर रखी है, बेचनी नहीं है, आप डेप्रिशिएट करते रहेंगे। आप गाड़ी चला रहे हैं, खुद चला रहे हैं, आपने गाड़ी, अपनी पुरानी गाड़ी है आपके पास, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, आपने किसी डीलर को बोला कि यार इसका कोई कस्टमर मिलेगा ना तो बेच देना, इसे मुझे बता देना, मैं दिखा दूंगा, उसे पसंद आई तो बेच देंगे हम। तो आप, लेकिन जब तक आपकी बिकते नहीं, आप उसे यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो कहता है जी आप डेप्रिशिएट करते चलेंगे। आपने हेल्ड फॉर डिस्पोजल रख तो दे डिस्पोजल के लिए, लेकिन उसे यूज किए जा रहे हैं तो आप डेप्रिशिएट भी करते जाएंगे जी। कहता है जी आपने कोई गाड़ी उठाकर डीलर के पास खड़ी कर दी कि भाई मैं तो नवी गाड़ी दे रहा हूं, ये मेरी गाड़ी है, इसे बेच दे, कहीं भी जैसे मर्जी लगा दे, कोई ग्राहक मिले तो बेच दियो इसे। तो आपने डीलर के पास रख दी जाकर, आप उसे डेप्रिशिएट नहीं करेंगे बच्चे, डेप्रिशिएशन लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि ना तो आप उसे यूज कर रहे हैं और आपने डिस्पोजल के लिए रख भी दी है, बेचने के लिए रख भी दी है, लगा भी दी है। तो कहता है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसीलिए एंड लगाया, मैंने उसे बॉक्स में भी डाला हाईलाइट करने के लिए। आपने रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, यूज से भी रिटायर कर दी, एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, बेचने के लिए भी रख दिया। आप उसे यूज भी नहीं कर रहे और बेचने के लिए भी रख दिया, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, आप डेप्रिसिएशन लगाते चलेंगे, कंटिन्यू करते चलेंगे। थर्ड केस, asset is de-recognized from books
डी रिकॉग्नाइज मतलब बाय सेल और अदरवाइज। कहते नहीं आपने बुक्स में से एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब बुक से ही हटा दिया। जब बुक से ही हटा दिया तो काम ही खत्म, डेप्रिसिएशन कैसे लग पाएगा जब एसेट बुक्स में है ही नहीं, उस पर डेप्रिसिएशन लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जी। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन के कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद इसके मेथड से हमारे डेप्रिसिएशन का टॉपिक भी हमारा खत्म है। क्या कहता है जी, 3 बात के कंपोनेंट मेथड हमने बात किया कि अगर कोई सिग्निफिकेंट है एसेट की कॉस्ट और मेथड डेप्रिसिएशन सेपरेट है, लाइफ सेपरेट है, तो सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे। कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जब एसेट रेडी टू यूज हो गई तो आप उसे कमेंस कर देंगे डेप्रिसिएशन लगाना। उसके बाद सीजेशन कब बंद करेंगे, या तो रेजिडुअल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इक्वल हो जाती है कैरिंग अमाउंट के, या रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेडेड फॉर डिस्पोजल कर दिया आपने, या फिर बुक से ही डीरिकॉग्नाइज कर दी, चाहे सेल करती है किसी भी अलग तरीके से बुक से ही हटा दी तो काम ही खत्म, डेप्रिसिएशन नहीं होगा बच्चे। ये नोट कर लो। तो मैं आगे चलते हैं, मेथड्स और डेप्रिसिएशन करते हैं और कुछ 1-2 छोटे-छोटे से पॉइंट्स करते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं फाउंडेशन में या सीपीटी में, इसीलिए इस पर यहाँ कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी सिर्फ एएस में भी इसके बारे में बताया गया है कि मेथड कौन कौन से हैं, तो आप लोग वो मेथड बताने जरूरी हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड आपने फाउंडेशन में बहुत सारे मेथड किए हैं, और अगर मेरे पास क्लास लगाई है तो मैंने आपको बताया भी होगा कि प्रैक्टिकली ये सब मेथड हट चुके हैं, सिर्फ 3 मेथड ही रेलेवेंट हैं, वो तीनों ही हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा एएस में नहीं है बाकी कोई मेथड, वो आपको आईसीआई पढ़ाता है, क्योंकि आईसीआई चाहता है आपको आगे पीछे का सब पता हो, तो इसीलिए आपको वो सारे मेथड पढ़ा देता है, क्योंकि कहता है इनमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं या प्रैक्टिकली नहीं लगने वाले, वो आप लोगों को ऑलरेडी आगे जाकर पता कर ही देंगे। लो बच्चों, ये 3 मेथड थे हमारे पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन के। पहला मेथड है बच्चे स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है आप लोगों को कि जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है आप उसी पर ही पूरे साल डेप्रिशिएट करते जाओगे, जो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का होगा वही ईच ईयर का होगा, हर साल इक्वली डेप्रिशिएट लगेगा। ये उन एसेट्स के लिए बेटर है बच्चे जो इक्वली यूज में लाई जाती हैं या फिर जिनका बेनिफिट आपको इक्वली मिलता है, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट अगर हम अपना अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई एसेट इक्वली बेनिफिट ईच ईयर दे रही है तो उस पर एसएलएम मेथड ही बेटर है। जैसे मैंने अभी बात की स्टेबलाइजर की या फिर इंजन के एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम की उसकी बॉडी। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
सॉरी स्ट्रेट लाइन को निकालने का तरीका क्या है बच्चे, ये भी आप लोग जानते हैं। कैसे निकलेगा, कोस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। कोस्ट 100 रुपये है, रेजिडुअल वैल्यू 10 रुपये है, तो दैट मीन्स 90 रुपये डेप्रिशिएबल अमाउंट है, डिवाइड बाय या लाइफ अगर 10 साल की है तो आप उसे 9 रुपीज ईच ईयर डेप्रिशिएट करेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये आपको पता है कि WDV मेथड भी इसे बोला जाता है। WDV मेथड जो उसकी WDV होगी हर साल के स्टार्टिंग पे, उसी में आप उसे डेप्रिशिएट करेंगे जी। सीधा आपका जो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन होगा वो आप WDV पे लगा देते हैं, जो हर साल की ओपनिंग WDV होगी या लास्ट ईयर की क्लोजिंग होगी उस पर आप करंट ईयर का डेप्रिशिएशन रेट लगा देंगे। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये बच्चे उन मशीनरीज में लगाया जाता है जिनकी लाइफ उनकी यूनिट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखी जाती है, कि वो 10 साल 5 साल की लाइफ नहीं होती, उनके यूनिट्स होते हैं कि 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेगी, चाहे वो उसे आप 1 साल में प्रोड्यूस कर ले, चाहे 5 में, चाहे 10 में। तो कहता है कि आप उसे डेप्रिशिएट भी कैसे करेंगे। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, जितना बेनिफिट दिया उतना एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग तो आप इसे जितने यूनिट प्रोड्यूस किए उतना ही उसे डेप्रिशिएट होना चाहिए। तो इसीलिए यूनिट प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इनटू कॉस्ट ऑफ एसेट, आप जितने यूनिट प्रोड्यूस किए, जितने परसेंट आपने उसे यूज कर दिया, यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, उतने परसेंट की आप उसे डेप्रिशिएट कर देंगे जी। क्लियर है जी। इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे नहीं पूछे जाते, आप इंट्रोडक्शन अच्छे से कर चुके हैं, इसे रब करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें यहाँ पे ये स्टेप में कवर करना है, और उसके बाद सिर्फ डिस्क्लोजर्स है, तो हम फटाफट से इस CS10 का भोग डालते हैं। ये सबसे लेंथी ईएस था बच्चे, आप लोग देख ही रहे होंगे। इसकी ये 4th क्लास है, आप 3 क्लासेस ऑलरेडी लगा चुके हैं इसकी। चेंज इन एग्जिस्टिंग decommissioning या restoration liability। हमने बच्चे बात की थी अपनी शायद दूसरी क्लास में रिस्टोरेशन लायबिलिटी की और डीकमिशनिंग लायबिलिटी की। हमने कहा था ना कि हम एसेट के स्टार्टिंग में ही उसे एस्टिमेट कर लेते हैं कि रिस्टोरेशन और डीकमिशनिंग की लायबिलिटी कितनी है एसेट की एंड पे, और उसकी एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होगी आज से 10, 20, 50 साल बाद, उसका आज ही प्रेजेंट वैल्यू निकालकर उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, एसेट की कॉस्ट में भी जोड़ देते हैं और प्रोविजन से के थ्रू लायबिलिटी भी बना देते हैं। उसी की बात कर रहा है। कहता है अगर आपका चेंज हुआ, लायबिलिटी तो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, फ्यूचर में या तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, चेंज आपका एस्टिमेट क्या होगा जी, लायबिलिटी इंक्रीज, या फिर लायबिलिटी डिक्रीज होगी। इन दोनों के अलावा और तो कोई केस हो नहीं सकता। कहता है कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे कॉस्ट ऑफ एसेट में, अगर आपने उस एसेट पे कॉस्ट मॉडल चूज किया हो बच्चे। अगर आपने कॉस्ट मॉडल चूज किया है तो कॉस्ट ऑफ एसेट में एडजस्ट कर देंगे, चाहे लायबिलिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, क्योंकि कॉस्ट मॉडल का मतलब है सब कुछ कॉस्ट में ही एडजस्ट होना है। आप अकाउंटिंग ट्रिक में क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी अकाउंट, मीन जो आपने लायबिलिटी बनाई थी उसे भी बढ़ा देंगे अपनी बुक्स में, और एसेट की कॉस्ट को भी बढ़ा दिया जाएगा। सेम अगर यहाँ पर डिक्रीज होता है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे डेबिट करके, और एसेट की कॉस्ट को भी क्रेडिट करके डिक्रीज कर देंगे। बच्चे अगर रिवैल्यूएशन मॉडल आप लोगों ने चूज किया हुआ है तब क्या करेंगे, कहता है कि अगर आप की एसेट की कॉस्ट, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आप सेम काम करेंगे, एसेट की कॉस्ट को कम कर देंगे
लायबिलिटी तो आपको कम करनी ही पड़ेगी, आप इस केस में लायबिलिटी तो कम करेंगे ही करेंगे क्योंकि लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। आप क्रेडिट एसेट को नहीं करेंगे, आप P&L को करेंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल का ये होता है, वहां एसेट रिवैल्यू जब की जाती है तो जब भी रिवैल्यू करके एसेट की वैल्यू कम की जाती है तो आप P&L को कम करते हैं। क्लियर है जी? सॉरी, आप एसेट की वैल्यू को कम की जाती है तो आप P&L में चार्ज करते हैं उसको। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है जी, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स अगर आप लायबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप P&L में ही चार्ज करेंगे, आप एसेट की कॉस्ट को यहाँ पर कम नहीं करेंगे। चलो, कहता है कि अगर आप लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप क्या करेंगे, क्या एसेट की कॉस्ट को बढ़ाएंगे क्या? कहता है कि आप रीवैल्यूएशन रिजर्व अगर आपके पास कुछ पड़ा है उस एसेट से रिलेटेड क्रेडिट साइड पे तो आप उसे डेबिट करेंगे, अगर नहीं पड़ा तो आप एसेट को डेबिट कर देंगे। अगर पड़ा है तो जितना पड़ा है उतना तो उसे कर ही दें आप डेबिट। बच्चे, इसका मोटिव पता क्या है कि जब आप उस एसेट को रिवैल्यूड फिगर पर दिखा रहे हैं तो दैट मींस वो ऑलरेडी अपनी रिवैल्यूड या मार्केट वैल्यू पर आ रही है तो उसकी कॉस्ट में चेंज ना किया जाए। क्लियर है जी? तो इसीलिए जब भी आप एसेट को अगर लायबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो आप एसेट को डिक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी मार्केट वैल्यू पर है, रिवैल्यूड फिगर पर है, आप उसे रिवैल्यूड फिगर से डिक्रीज नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमने P&L में एज ए लॉस चार्ज कर दिया। फर्दर ये कहता है कि अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं लायबिलिटी को तो जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, लायबिलिटी तो इंक्रीज होकर क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन डेबिट में जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका क्रेडिट साइड पे पड़ा उस एसेट से रिलेटेड उतना तो उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को ही डेबिट करें। अगर उसके बाद और एसेट इंक्रीज करने की जरूरत है, मतलब लायबिलिटी और इंक्रीज हो रही है, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप P&L को डेबिट नहीं कर सकते। आप अपने पास क्या करेंगे, एसेट को ही डेबिट करेंगे जी। आप अपनी बुक्स के अंदर एसेट को डेबिट कर देंगे और क्या करेंगे जी, लायबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, एसेट को डेबिट करके एसेट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट पे रीवैल्यू करेंगे तो आपकी एसेट की वैल्यू बढ़नी होगी घटनी होगी, वो रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हो जाएगी। दैट मींस आपका नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट पे P&L में या रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। लास्ट बच्चे टॉपिक हमारा डिस्क्लोजर्स यही लिख देते हैं, ज्यादा जगह इसके लिए नहीं चाहिए। कुछ टॉपिक और बचा है, हाँ छोटे छोटे से 1-2 पॉइंट्स और हैं वो भी लिख लें। चलो आप यहाँ पे डिस्क्लोजर्स लिख लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर de-recognition of asset। अगर आप एसेट को बुक से डी-रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा बच्चे? वही सेम, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो P&L में रिकॉग्नाइज होगा। एनी गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ या सेल लिखते हैं, डिस्पोजल लिखते हैं of asset shall be recognized to P&L account। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट है वो भी लिख दें। कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी से कोई कंपनसेशन मिला, लाइक इंश्योरेंस क्लेम, जैसे आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है बच्चे थर्ड पार्टी से, तो आप उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे? अगर थर्ड पार्टी से कोई भी कंपनसेशन मिलता है, जैसे एसेट में लॉस हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो आप उसे क्या करते हैं बच्चे? हमारा AS9 इसके बारे में बोलता है। यदि AS9 से ये बात उठा रहा है और कहीं से नहीं उठा रहा, आप लिख लेना ये AS9 ही है जो
ये गाइड कर रहा है इसे हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। वो क्या कहता था, इंश्योरेंस क्लेम को आप उसमें इनकम रिकॉर्ड करेंगे कब, जब ये सर्टेन हो जाएगा कि वो इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव्ड होना, दैट मींस रिसीवेबल हो जाएगा, जब इंश्योरेंस क्लेम पास हो जाएगा। तो यहां भी यही बात बोलता है, इट शुड बी recognized as income when compensation becomes receivable। ये इनकम रिकॉग्नाइज होगा कब, जब कंपनसेशन आपका रिसीवेबल हो जाएगा, जब आपका राइट टू रिसीव आ जाएगा, मींस या पास हो गया क्लेम आपका, तो आपका राइट टू रिसीव आ गया, रिसीवेबल हो गया, आप उसे उसमें रिकॉर्ड कर देंगे ऐसा इनकम। तो बच्चों ये हमारा कंसेप्चुअली सारा ये स्टेप खत्म है। डिस्क्लोजर से मैं लिख रहा हूँ, आप लोग उसे नोट कर देना। उसके लिए मुझे डायग्राम रब करना पड़ेगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, सो इसको नहीं किया होगा तो रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं इसे रब करके डिस्क्लोजर लिख रहा हूँ। डिस्क्लोजर्स क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं इस एएस के रिगार्डिंग आपको, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो मेजरमेंट बेसिस कि आप कॉस्ट पर कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन पर कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। दूसरा डेप्रिसिएशन मेथड, आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यूडीवी, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी बताना पड़ेगा। यूजफुल लाइफ, उस एसेट की यूजफुल लाइफ क्या है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये आप उसमें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट मतलब आपका कैरिंग अमाउंट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो आप अपनी बुक्स ऐसे ही बनाते हैं, अब हमारे पास प्रेजेंट ही ऐसे होता है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट अलग आता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग आता है, और फिर नेट कैरिंग अमाउंट आता है। तो ये ऑलरेडी बुक में इस तरह से शो होगा, ये एस हमें कहता है, इसीलिए हम ऐसे इसे शो करते हैं, सीधा नेट पे शो नहीं करते हैं। रिकंसिलिएशन, हाँ बैलेंस शीट में इसे नेट पे शो करते हैं, लेकिन जो शेड्यूल होता है डेप्रिसिएशन वाला, उसमें आप इसे ग्रॉस पर शो करते ही करते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट, ये भी आपका ऑलरेडी शेड्यूल में शो होता है, आप शेड्यूल बनाते ही ऐसे ग्रॉस अमाउंट प्लस उसमें कुछ एडिशन या सेल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन और नेट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर और नेट वैल्यू एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ये आप इस तरह से शेड्यूल बनाते हैं, तो आपका ये डिस्क्लोज उसमें ऑलरेडी हो जाता है। अगर रीवैल्यू की गई तो डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, इफ रीवैल्यू, कोई भी एसेट अगर रीवैल्यू हुई तो उसकी रीवैल्यूएशन किस दिन पे की गई, ये आप लोगों को बताना होगा। नॉर्मली रीवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर ही करती है सभी कंपनियां, बीच में भी चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईच ईयर ही करती है। तो नोट दे देती है कि इस एसेट को हमने 31 मार्च को करंट ईयर के एंड पे रिवैल्यू किया गया है। लो बच्चे, लास्ट पॉइंट, लास्ट डिस्क्लोजर रिवैल्यूएशन मेथड यूज्ड, एजम्पशन। अगर रिवैल्यूएशन मेथड को यूज किया है तो आपको बताना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन किया तो कौन सा मेथड यूज किया, मतलब प्रोपोर्शनेट मेथड या नेट मेथड, ये आपको बताना पड़ेगा। और रिवैल्यूएशन करने के लिए जो आपने फेयर वैल्यू निकाली होगी, रिवैल्यूड फिगर निकाली होगी, उसके लिए क्या एजम्पशन अप्लाई की, एसेट की लाइफ के रिगार्डिंग या उसकी फेयर वैल्यू निकालने के लिए कुछ मार्केट की एजम्पशन अप्लाई की होगी, जो भी अप्लाई की वो आपको बतानी पड़ेगी। नॉर्मली क्या करते हैं कंपनीज, किसी प्रोफेशनल वैल्यूअर या किसी आर्किटेक्ट से उसकी वैल्यूएशन करवा लेते हैं, और वो आर्किटेक्ट अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर ही देता है क्या क्या एजम्पशन मैंने अप्लाई की, वही कंपनी अपनी नोट्स में दे देती है कि हमने प्रोफेशनल वैल्यूड की एजम्पशन पे रिलाई किया गया है, उसने ये उसकी एजम्पशन उसने अप्लाई की गई है, तो वही कंपनी एज इट इज बता देती है।
यही हमारा होता है। ये बच्चे आप लोगों का AS 10 था, ये इसमें डिस्क्लोजर्स और आप लोगों के सारे कंसेप्ट हो चुके हैं। आज इसके बाद AS 10 हमारा खत्म हो चुका है। पहले भी मैंने आपको बताया है मॉड्यूल के क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके डाउट्स मैं लूंगा डाउट क्लास में, और इस AS से भी रिकॉर्डिंग जो कोई भी डाउट होंगे वो भी डाउट क्लास में ही कवर किए जाएंगे। तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद, शुक्रिया। हमारा सिलेबस यहाँ खत्म हो चुका है। इसके बाद हमारे पास और कोई टॉपिक नहीं बचा है, हमारी रिवीजन बची है। तो पहले AS के डाउट्स हम कवर करेंगे। डाउट्स नेक्स्ट जो आपकी क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस कुछ लेंगे हम, उसमें डाउट्स कवर करने के बाद हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे आप लोगों की, और टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे। मैं आप लोगों को टेस्ट के क्वेश्चन पेपर दूंगा और सॉल्यूशन भी दूंगा, जिसे आप खुद ही घर बैठे ही चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइव क्लास में। हमारी रिकॉर्डेड क्लास खत्म है यहाँ पर, इसके अलावा किसी और रिकॉर्डेड क्लास की जरूरत होगी आप लोगों को तो आप मुझे बता देंगे। मुझे अगर कुछ जरूरत होगी तो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चे, बाय बाय।